हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। देखो, मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि इन्वेंट्री क्या होता है, सब कुछ मैंने इन्वेंट्री के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। जो कि मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होती है हमारी कंपनी की, करंट एसेट होती है। इसके बिना हम ये समझिए, जैसे हमने अभी कैश मैनेजमेंट ऑफ कैश पढ़ा था, उसी बिहाफ पे आपकी इन्वेंट्री है। क्योंकि इन्वेंट्री एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट है जो भी आप सेल करते हो, ठीक है, काइंड ऑफ स्टॉक है। अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं होगा, कंपनी कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है, तो आप कंपनी को कैसे रन कर सकते हैं? तो इट इज़ अ सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस, ऑफ योर फर्म। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या कहता है कि इन्वेंट्री हमारे एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, जो कि हम अभी वर्किंग कैपिटल में ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए, ये हमारी शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है जो हमारी डेली टू डेली लाइफ में, जैसे हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, डेली टू डेली लाइफ में हमारे बिजनेस के डेली टू डेली लाइफ में काम आती है। ठीक है, इसके बिना हम अपना बिजनेस एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है इन्वेंट्री क्या है, ऐसे आप पढ़ चुके मतलब जो हमारे कंपनी में जो जिस चीज़ का हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका स्टॉक तैयार करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि आप अगर आपका सॉक्स का, अगर आपकी सॉक्स की कंपनी है, ठीक है, आप प्यूमा के सॉक्स वगैरह बनाते हो, तो आप इतना स्टॉक रखो, इतना सामान रखो, कम से कम इतना स्टॉक तो आपकी, मतलब इतना अजम्पशन मान के चलो कि इतना स्टॉक तो आपकी कंपनी में होना ही चाहिए कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी को इतना स्टॉक चाहिए तो आपकी वो कंपनी से ले सके। तो उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। जितना सामान, जो सामान आप बेच रहे हो, वो आपकी कंपनी में कितना है इस काइंड ऑफ स्टॉक। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। आप स्टार्टिंग से 11th से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आप समझ गए हो कि स्टॉक क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कि स्टॉक को ना, स्टॉक में कुछ चीज़ें, इन्वेंट्री में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी देती हूँ। अगर आपको सामान, अगर आपको कुछ प्रोडक्ट तैयार कर रही हो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, उसके पीछे आपको रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक है, उसके पीछे आपका वर्क इन प्रोग्रेस होगा। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो काम जो चल रहा है उसके पीछे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस लगता है। वर्क इन प्रोग्रेस इज़ व्हाट की वो डिफरेंस बिटवीन द, वो काम, वो प्रोसेस जो कि लगता है बिटवीन द वर्क जो भी आप कर रहे हो उसके बीच में और फिनिश गुड्स के बीच में। फिनिश जब आपका सामान बन जाता है और रॉ मटेरियल जो आपने लिया, उन दोनों के मैन्युफैक्चरिंग को हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो दिस इज़ हाउ वर्क इन प्रोग्रेस वर्क्स। नेक्स्ट आपके पास कहता है कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स वो मटेरियल होते हैं जो आपके प्रोडक्शन में ईजिली हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ईजिली वो स्मूथेड होते हैं कि वो आपके प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प कर सके। ये जो मटेरियल है वो डायरेक्टली एंटर नहीं करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले प्रोग्रेस होती हैं, देन ये कंज्यूमेबल्स के अंदर आता है। इसमें कहते हैं कंज्यूमेबल्स क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द, जो कंज्यूमेबल्स होते हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू द कंजप्शन और क्रिटिकली, यानी कि क्रिटिकलिटी, यानी कि अपने कंजप्शन के थ्रू ये लोग, अपने सहूलियत के थ्रू ये लोग अपने आप को चेंज करते हैं इन्वेंट्री को। ठीक है, यानी कि अगर आपका किसी मतलब फॉर एग्जांपल है, अगर आपको सॉक्स का बिजनेस है, अगर मैं सॉक्स का ही लेके चलूँ, अगर आपका सॉक्स का बिजनेस है, तो वहाँ पे वो अकॉर्डिंग टू द कंजप्शन, यानी कि अकॉर्डिंग टू द थिंग, जैसे कि आपको सॉक्स में क्या क्या चीज़ें नीडेड हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपनी अपनी प्रोडक्शन को चेंज करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत बहुत बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फिनिश गुड्स। तो आपको पता ही है क्या होते हैं, वो गुड्स जो रेडी होते हैं कंज्यूमर्स के लिए, जो कंज्यूमर डायरेक्टली वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। लास्ट आता है आपके पास स्पेयर्स। स्पेयर्स क्या होता है? स्पेयर्स वो पार्ट्स होते हैं इन्वेंट्री, जब आप इन्वेंट्री तैयार कर रहे हो तो ये पार्ट होता है इन्वेंट्री का। जब आप इन्वेंट्री तैयार, ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है, रॉ मटेरियल, कंज्यूमर, फिनिश गुड्स, ये सब चल रहा होता है, तो उसके बीच में जो पार्ट होता है, जो बेकार बच जाता है, पार्ट जो यूज़फुल नहीं होता, उसको हम स्पेयर कहते हैं। ठीक है, स्पेयर को आप मतलब 11th-12th में पढ़ा होगा, कबाड़ी वाले ले जाते हैं जो स्पेयर बच रहा होता है, फालतू का पार्ट, उसको कहते हैं हम स्पेयर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ पर्पस है होल्डिंग को, मतलब देखो, होल्ड, अभी हमने जब कैश मैनेजमेंट ऑफ कैश पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि क्या पर्पस है, क्या मोटिव है कैश को होल्ड करने का, कैश को रोक के रखने का। तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी कहता है कि पर्पस या फिर क्या बेनिफिट या क्या मोटिव है होल्ड करके रखने का, इन्वेंट्री को होल्ड करना। इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री रोक के रखना। तो इसके 4 मोटिव होते हैं। वहाँ पे हमने प्रिकॉशनरी मोटिव पढ़ा था, स्पेकुलेटिव मोटिव पढ़ा था, ट्रांजैक्टिव मोटिव पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे एक नया है सिर्फ कंपनसेटरी मोटिव। ठीक है, अब ट्रांजैक्टरी मोटिव क्या होता है? ट्रांजैक्शन मोटिव वो मोटिव होता है जहाँ पे हम कंटिन्यू सेल कर सकें। इस वजह से अगर आपकी कंपनी में स्टॉक होगा तो आप कंटिन्यू बेसिस पे सेल कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर आता है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव होता है जहाँ पे हम प्रिकॉशन करके रखते हैं कि अगर हमारी कंपनी में ऐसी कोई चीज़ हो जाए जो अनप्रिडिक्टेबल चेंज हो जाए, कुछ डिमांड में, सप्लाई में, या फिर डिमांड ज़्यादा हो जाए किसी प्रोडक्ट की, तो हम उस चीज़ को सेल आउट कर सकें, तो हम प्रिकॉशन के बेसिस पे यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका पास स्पेकुलेशन मोटिव। स्पेकुलेशन मोटिव मैंने आपको बताया था उसमें भी कि स्पेकुलेशन में जब शेयर्स वगैरह में पैसा लगा देते हैं,
वो हमारी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल आपने लगा दिया, आपके प्राइस फ्लक्चुएट हो गए, आपने शेयर में पैसा लगा, आपके प्राइस फ्लक्चुएट हो गए, उस केस में आपके पास कैश नहीं है तो आप क्या करोगे, क्योंकि इन्वेंट्री भी आपका करंट एसेट का ही पार्ट होती है, ठीक है। बस वहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है क्योंकि आपको बेचना पड़ता है इन्वेंट्री, तब आपके पास पैसा आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए भी आप रख सकते हो इसको, आप बंदे को कैश ना दे करके इन्वेंट्री दे दो, दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल मोटिव। लास्ट आता है आपके पास कंपनसेटरी मोटिव। कंपनसेटरी मोटिव का मतलब क्या होता है कि कंपनसेट करना किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कैश की प्रॉब्लम है रिक्वायरमेंट के थ्रू, तो आप क्या कर सकते हो, कंपनसेट कर सकते हो थ्रू द इन्वेंट्री। बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट के ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये करके जाना, क्योंकि मैं आपको होल्डिंग कैश वाले में भी बोला था, कैश वाले में भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे कहता है कि क्या रिस्क और क्या कॉस्ट है इन्वेंट्री को होल्ड करके रखने की, कि कुछ रिस्क भी होते हैं जब आप इन्वेंट्री को होल्ड करके रखते हो, तो ये कुछ रिस्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ जाता है, ठीक है। इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या इन्वेंट्री की, वैसे बेसिकली मैं आपको बताऊँ ना, इम्पॉर्टेंट तो आपके लिए ये होने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे कि क्या टूल्स और क्या टेक्निक्स हैं इन्वेंट्री को मैनेज करने की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आता ही है, अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो क्वेश्चन इसमें से आएगा, ठीक है। बाकी शॉर्ट नोट्स में एक दो पॉइंट ऊपर जो मैंने आपको बताया वो पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए हम कहाँ पे थे, ओके, हम थे कि रिस्क और क्या कॉस्ट है, क्या कॉस्ट होती है, क्या रिस्क होते हैं मैं इन्वेंट्री को होल्ड करके रखने के, राइट। अब देखिए इसके अंदर क्या कहता है, सबसे पहला जो रिस्क है, सबसे पहले जो कॉस्ट है वो आती है कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट क्या होती है, देखो अगर आपने, मैं थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन करूँ कि अगर आपने इन्वेंट्री को होल्ड करके रखा है, ठीक है, तो उसका आप मेंटेनेंस भी कराओगे, आपने एक पैसा जो है वो ब्लॉक कर दिया है। जैसे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने हज़ार करोड़ रुपए की इन्वेंट्री खरीद ली है, ठीक है, आपने वो अब 1000 करोड़ इन्वेंट्री आज तो नहीं बिकेगी, टाइम लगेगा, कुछ पूरा साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं इन्वेंट्री को बिकने में, कुछ महीने लग जाते हैं, तो वो जो आपने पैसा ब्लॉक कर दिया एक जगह 1000 करोड़ रुपए, वो आपकी क्या है, वो आपकी कैपिटल कॉस्ट, यानी कि वो आपके एक तरीके एक बिहाफ रिस्क पे ही तो काम कर रहे हो कि हाँ अगर वो मेरा पैसा ब्लॉक है, वो बिकेगा नहीं बिकेगा मुझे नहीं पता, बट मैंने क्या करा है, उस पैसे को ब्लॉक कर दिया, तो दिस इज कैपिटल कॉस्ट। आपने वहाँ पे अपनी कैपिटल कॉस्ट को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। एक बार आप इसे रीड करते जाना, ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ ज़्यादा इसके अंदर है नहीं ऑलरेडी, ठीक है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे आप पैसा कॉस्ट पे भी, अगर आप कुछ ऑर्डर मतलब आप खरीद रहे हो तो उस पर भी आपका पैसा लगेगा, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका पैसा जाता है, ये भी आपका एक रिस्क पे ही आप बिजनेस। तो देखिए स्टॉक आउट क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि स्टॉक आउट वो सिचुएशन होती है जब आपकी कंपनी, मतलब आपका जो सामान है, जो आप जिस चीज़ का आपने स्टॉक होल्ड कर रखा है, उसकी डिमांड अचानक से बढ़ गई और उतना आपके पास स्टॉक ही नहीं है, तो उस केस में आपका एक तो लॉस होगा बहुत ज़्यादा, और दूसरा क्या होगा कि आपकी जो मतलब क्योंकि इनसफिशिएंट लेवल हो जाएगा आपका, तो आपकी गुडविल भी कम होगी सबसे पहले तो, और आपका लॉस तो होगा, वो तो होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि स्टोरेज क्या है, स्टोरेज बढ़ता है ऑब्वियसली, और स्टोरेज की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, और इतना स्टॉक अगर आप इन्वेंट्री को होल्ड करके रखते हो तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हैंडल करने में भी प्रॉब्लम होती है कि वो ख़राब हो जाएगा कुछ। अभी देखिए यहाँ पे भी है कि क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है, अगर आप इस चीज़ को बहुत दिनों तक होल्ड करके रखोगे तो उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क आएगा। डिटोरेशन मतलब होता है कि चेंज। फिर आता है ऑब्सोलेशन। ऑब्सोलेशन जो हमने पढ़ा था, डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलेशन, लाइक दैट। तो ऑब्सोलेट हो जाएगा टाइम टू टाइम। टेक्नोलॉजी, जैसा आपको पता है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, रिक्वायरमेंट बढ़ती है, चेंज होती है लोगों की, कस्टमर का टेस्ट चेंज होता है, कस्टमर अपने टाइम टू टाइम आपको पता है चेंजिंग होती है, तो वहाँ पे भी आपके ऑब्सोलेंस में भी इसमें दिक्कत होती है। अगर आप इन्वेंट्री को होल्ड करके रखते हो और प्राइस अगर कम ज़्यादा हो जाते हैं, प्राइस डिक्लाइन हो जाता है, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है कि जो आपने स्टॉक को होल्ड करके रखा है, फॉर एग्जांपल आप उसे 1000 करोड़ का खरीद के लाए, बट आज के टाइम में उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 90 करोड़ रह गई। फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ में लाए हो तो 900 करोड़ रह गई, ठीक है, तो आपका 1 करोड़ का लॉस हो गया उस केस में। तो यहाँ पे भी प्राइस डिक्लिनेशन की भी आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव पॉइंट थे, मतलब कैश को होल्ड करके रखने के। जो हमने ऊपर पढ़ा था वो पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो दोनों ही आपको अच्छे से करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी में आता है या तो ये आता है, या फिर हमने जो अभी नीचे पढ़ा था वो आता है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन स्टॉक आउट, कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट्स, तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। आप रीड करना इसको एक बार अच्छे से। आप देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या, अब तो हमने पढ़ लिया इन्वेंट्री के बारे में, इन्वेंट्री कैसे होल्ड करना है, क्या करना है। अब इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करना है। इन्वेंट्री को मैनेज करना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, कि अगर आपकी कंपनी में इन्वेंट्री है तो यू हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स। जैसे आपने कैश का मैनेजमेंट किया था उस तरीके से ही आपको इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना है।
कि इन्वेंट्री क्या है, किस तरीके से मैं इन्वेंट्री को किस जगह लगाऊं, कितना इन्वेंट्री खरीदूं, कितना नहीं खरीदूं, हाउ टू परचेज, कैसे परचेज करूं, क्रेडिट पे परचेज करूं, कैश पे परचेज करूं, या फिर मतलब और क्रेडिट करूं, दूसरों से पैसा उधार करूं, या फिर कहाँ से परचेज करूं, मैं ऑनलाइन परचेज करूं या फिर ऑफलाइन परचेज करूं, किस शॉप से परचेज करूं, किस कंपनी से परचेज करूं, उसको कहाँ स्टोर करूं, बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। कितना इन्वेंट्री लाऊं कि मुझे उतना वो मेरा बिक जाए, या फिर इस तरीके से आपको काफ़ी चीज़ें सोच के समझ के फिर आपको इन्वेंट्री को हेल्ड करना पड़ता है। इसको हम कहते हैं इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना, प्रॉपर प्लानिंग करना, प्रॉपर प्लॉटिंग करना कि किस तरीके से मैं अपने स्टोर करूँ, कहाँ स्टोर करूँगा, कितना मैं लाऊंगा, कितना बेचूंगा, कितना मैं उधर मतलब सामान लगाना है, इस तरीके से सारी चीज़ों को एनालाइज करना, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री को मैनेज करना। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव तो आप यहाँ से ही समझ सकते हो, बहुत बेसिक है कि अगर आप अपनी कंपनी में इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करके रखते हो तो आपका, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ विदाउट दैट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बिना उसके, अब जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ तो मैं इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, आप यहाँ से डायरेक्टली रीड करो। देखो यहाँ पे क्या कहता है कि इंश्योर करना कि कॉन्टीन्यूस सप्लाई होती है, मटेरियल्स के आपके स्पेयर्स जो फालतू सामान है उसको हटा करके सारी चीज़ों का कंटिन्यू चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे नेक्स्ट क्या कहते हैं, वेट, यहाँ पे क्या होता है कि ओवर स्टॉकिंग, अगर आपने प्लानिंग कर लिया तो आपकी ओवर स्टॉकिंग अवॉइड होती है, अंडर स्टॉकिंग यानी कि कम स्टॉक भी और ज़्यादा स्टॉक भी अवॉइड होता है, नॉर्मल स्टॉक रहता है जितना आपको चाहिए। उसके बाद आपसे कहता है कि कीप मटेरियल, यहाँ पे आप अपने मटेरियल को कॉस्ट के अंदर खरीद सकते हो। ठीक है, आपके यहाँ पे कॉस्ट भी कम होती है। नेक्स्ट आपको कहता है कि टू मिनिमाइज कॉस्ट थ्रू डिटॉर्शन। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा सामान खरीदते हो तो आप क्या कहते हो कि नहीं भाई बहुत सारा खरीद रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा रिसेशन दो, या फिर इस तरीके से, तो उस केस में भी आप यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है, अब आप सोच समझ के अगर आप प्लानिंग प्लॉटिंग करके लाए तो आपको पता है कितना सामान लेना है, क्योंकि फिर फालतू सामान आप नहीं लोगे डिटॉर्शन के थ्रू, यानी कि चेंजेस के थ्रू, है ना, वेस्टेज के थ्रू, डैमेजेस के थ्रू, तो आप ज़्यादा सामान नहीं लोगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर आपसे कहता है कि परपेचुअल इन्वेंट्री, ठीक है, उसको कंट्रोल करते हो। ठीक है, लेजर्स में लगाते हो कि आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। रीजनेबल प्राइस भी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं। मेंटेन करके रखते हो ऑप्टिमम, यानी कि कम से कम लेवल, तो आपको इतना, अगर आपने प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, अगर हम इसमें भी देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टॉक को डिटरमाइन करते हैं, अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इसको न्यूमेरिकली। तो यहाँ तो मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि हाँ आप इतना ऑप्टिमम, इतना कम से कम स्टॉक तो आपकी कंपनी में होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो वह हम इसमें पढ़ेंगे कम से कम कितना होता है। ठीक है, फिर आपके पास कहता है कि फालतू चीज़ों को एलिमिनेट करोगे यहाँ पे, कि अगर आप एक तरीके का सामान ले आए तो एक तरीके का आप बहुत सारी चीज़ें नहीं लेकर आओगे। ठीक है, डबल मतलब चेंज करके लाओगे, लाइक दैट डुप्लीकेशन अवॉइड करोगे। यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की प्लानिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पे डिज़ाइन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, फालतू चीज़ों को अवॉइड करते हैं, फिक्स्ड रखते हैं अकाउंटेबिलिटी की, मतलब पूरा प्रॉपर राइटिंग होती है ऑन द जो भी आपका बिल वगैरह है उस पर। तो ये चीज़ें बहुत आपको अच्छी, मतलब 10 यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इसको आप ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में देखिए वैसे तो रिपीटेड टाइम्स में तो वो चीज़ें पूछिए जो मैंने आपको बताया, बट क्या होता है ना कई बार कि एग्जाम में ना थोड़ा सा वो एग्जामिनर जो होता है ना वो चेंज करने की कोशिश करता है, तो क्या पता वो ये दे दे आपको 9 मार्क्स में देगा या 6 मार्क्स में देगा, तो आपको एटलीस्ट 10 पॉइंट तो पता होने चाहिए, उसमें से आप 6 बेस्ट पॉइंट लिख सको। ठीक है, Hey everyone, welcome back to my channel Study with Nidhi. This is Nidhi Pandey here. आज की क्लास में हमारा बहुत अच्छा, बहुत important topic we are going to learn. आज की क्लास में जिसने ये कर लिया, मतलब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इन्वेंट्री के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, इन्वेंट्री के बारे में जितने बेसिक्स थे हमने ऑन द बोर्ड उसको खत्म किया था। आज की क्लास हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है इस चैप्टर की। दिस इज द टूल्स एंड टेक्निक्स, एग्जाम ओरिएंटेड है, जो बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई वुड से, क्योंकि ये जो टॉपिक है एग्जाम में आता ही है। टूल्स और टेक्निक्स क्या होते हैं इन्वेंट्री को मैनेज करने के, कि ठीक है आप इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हो तो हाउ, कैसे कर रहे हो, उसके क्या तरीके, उसकी टेक्निक्स होंगी कुछ, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द इन्वेंट्री एंड ऑल। तो उसके कुछ टूल्स और टेक्निक्स दी गई हैं जो बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालाइजर्स थे और बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे, उन लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी हमें टेक्निक्स दी हैं कि आप कैसे अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, अपने स्टॉक को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो स्टॉक है वो करंट एसेट्स का पार्ट होता है, जिसके बिना हमारी कंपनी यानी हमारी कोई भी बिजनेस है वो रन नहीं कर सकते। दैट्स बिकॉज की
आप खुद सोचो कि अगर आप बिजनेसमैन हो, और एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से सोचो कि अगर आप दुकान में सामान बेच रहे हो, ठीक है, और अगर आपके शॉर्टेज हो जाएगी इन्वेंट्री, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि शॉर्टेज वगैरह क्या है कैसे, अगर आपके बिजनेस में शॉर्टेज हो जाएगी प्रोडक्ट की और आपके जो डिमांड है वो है ऑलरेडी मार्केट में, तो आप उसे कैसे कंप्लीट करोगे? तो ये तो आपका सब खराब ही होगा ना, बिजनेस आपका गुडविल भी खत्म हो रहा है, बिजनेस तो आपका चल ही नहीं रहा, पैसा आ ही नहीं रहा, तो ये कहीं ना कहीं लॉस के थ्रू है। इसके लिए यही कहते हैं कि इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके कुछ टूल्स और टेक्निक्स बताए गए इस चैप्टर में। हम ये पढ़ेंगे कितना हमें इन्वेंट्री रखना चाहिए, कितना हमें जो मतलब अगर हमारी इन्वेंट्री खत्म हो रही है तो किस टाइम पे, किस लेवल पे हमें उसको दोबारा से रीस्टॉक करने के लिए हमें उसको स्टार्टिंग कर देनी चाहिए, क्या कैसे किस तरीके से हमें पूरा का पूरा इन्वेंट्री अपनी कंपनी को एक ग्रोथ कंपनी के फॉर्म में हमें मैनेज करना है, सब कुछ हम इस चैप्टर में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो भी बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, जिनके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इवन जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की इन कॉमर्स फील्ड अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सीए, सीएमए, सीएस, एंड इफ somebody is preparing for RBI grade B ऑफिसर, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ देम। तो प्लीज शेयर कर दो इस वीडियो को। देखिए आज की क्लास में देखिए मैं आपको बहुत ज्यादा ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी कि आप बोर हो जाओ, या ऐसे नहीं बताऊंगी कि आप बिल्कुल बोर फील करने लगो। मैं बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल लूंगी। आप बिल्कुल बिल्कुल दिमाग मत लगाइए कहीं भी। आप सिर्फ इतना सोचे आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई गेस 15 to 20 मिनट्स की क्लास होगी, बहुत ज्यादा से 25 मिनट्स की, अगर वीडियो बहुत लंबी हो गई तो। इससे ज्यादा तो हम नहीं लेंगे इस टॉपिक पे। बट क्योंकि देखिए मैं आपको बहुत ट्रूली बताऊं तो मैंने अभी तक इसका एग्जाम में क्वेश्चन क्या देखा है, आपको कोई सा टेक्निक दे देगा, उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, उसको 5 नंबर में एक्सप्लेन करवा लेगा, या फिर बहुत ज्यादा से ज्यादा, तो मैं आपको सच बताऊं तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं कि क्या ऑब्जेक्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के, क्या ऑब्जेक्ट है, या तो ये देखा है मैंने, या तो मैंने इनके अंदर से ये क्वेश्चंस देखे हैं कि कैपिटल कॉस्ट बताओ, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग क्या है, ये वही शॉर्ट नोट्स के अंदर 5 मार्क्स में ऐसे कोई भी एक टॉपिक उठा के। और मैंने अभी हम जब क्वेश्चन पेपर करेंगे प्री वाई क्यू, उसके अंदर मैंने ये देखा था स्टॉक आउट, ओनली स्टॉक आउट लिखा था शॉर्ट नोट में, आपको इसे एक्सप्लेन करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कभी भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आ सकता है 2 से 3 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह। तो आपको हर एक चीज पढ़नी है, समझनी है, याद अब रटने वाला आपका फेस नहीं है कि आप उस चीज को रटो, राइट। तो चलिए हम ज्यादा फालतू की बात ना करते हुए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपको कोई टाइम की शॉर्टेज लग रही है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर कुछ भी हो जाता है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप मेरी वीडियोस को, एग्जाम आपका पास में है तो आप मेरी वीडियोस को 2x पे भी करके देखोगे ना, तो या 1.5 या 2x पे करके देखो, इट विल वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दिस इज टूल्स एंड टेक्निक्स, किस तरीके से हमें इन्वेंट्री को मैनेज करना। तो हमारे पास 8 टेक्निक्स हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम काफी नई चीजें पढ़ेंगे। और एक चीज और कहूंगी कि अपना आप ये मत सोचिए कि हम क्या करें, बस आप ये सोचिए कि आप बिजनेसमैन हो, ठीक है। बहुत सिंपल, आप अपने आप को वहां रख के सोचिए एज बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट की मैं बिजनेसमैन हूं एक, और मैं दुकान में बैठा हूं अपनी, और मुझे मेरा प्रोडक्ट है, मेरा स्टॉक है, उसको मुझे मैनेज करना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहली टेक्निक क्या है स्टॉक को मैनेज करने की, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यू हैव टू डिटरमाइन योर स्टॉक लेवल। देखो आप एक बिजनेसमैन हो, आप कुर्सी पे बैठे हो कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, आपको देखना है कि आपके बिजनेस में या फिर आपके दुकान में कितना स्टॉक अभी कितना है, ऑन द पॉइंट कितना स्टॉक है, वो आपको डिटरमाइन करना है। सबसे पहला काम ये हो गया। देखिए आपसे क्या कहता है, कैरिंग ऑफ टू मच एंड टू लिटिल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बहुत ज्यादा स्टॉक रखना भी एक प्रॉब्लम है, और बहुत कम स्टॉक रखना भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यानी आपको स्टॉक को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। तो आपको पहले डिटर्मिनेशन करनी है कि आपका स्टॉक लेवल क्या है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं है, एक मिनिमम एक नॉर्मल लेवल होना चाहिए। उसके लिए ना कुछ सेटिंग करी गई है, मैं आपको बहुत रियली बताती हूँ। देखिए आपकी दुकान में बहुत ज्यादा स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टॉक होगा तो वो वेस्टेज के रूप में होगा, और वो लॉस की तरीके से जाकर वो खराब हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, कुछ हो गया। तो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए स्टॉक, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि आपके जो कस्टमर है उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े डीलिंग में। तो ये दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिटर्मिनेशन करना होगा स्टॉक लेवल का। तो उसके लिए ना हम कुछ लेवल सेट करते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले
देखिए, एक बहुत बेसिक चीज है, आप लेवल कैसे सेट करोगे? सबसे पहले आप ये देखोगे कितना कम से कम आप सबसे पहले क्या करोगे, अपनी सेल्स को एनालाइज करोगे, जो आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो सेल्स वगैरह किया होगा लास्ट टू लास्ट ईयर, उसके आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पूरा सेल्स को एनालाइज करोगे कितना सेल्स हुआ, ठीक है, लास्ट ईयर, क्योंकि आपको पता है हमने टाइम सीरीज में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, टाइम को एनालाइज करके ही अपना बिजनेस का वो जो भी है नेक्स्ट ईयर का हम प्लान करते हैं। आपको पता होगा, बहुत बेसिक है और हमने टाइम सीरीज में ही पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप देखोगे कि सबसे पहले हम मतलब आप सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे, कम से कम इतना स्टॉक तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो हर साल मेरा बिक ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका 5 करोड़ का सामान बिक रहा है, ठीक है, तो उसमें से आप कहोगे कि ये 3 करोड़ का तो पक्का पक्का बिक रहा है, 2 करोड़ में कहीं ना कहीं जो फासले हैं कि कभी कभी 4.5 करोड़ हो जाता है, कभी कभी 5 करोड़ हो जाता है, कभी कभी 5.5 भी हो जाता है, लेकिन 3 करोड़ तो बिकता ही बिकता, मिनिमम लेवल है कि 3 करोड़ बिकना ही है। यानी कि ये क्या हो गया, अपने स्टॉक डिटरमाइन किया, आपने वहां पे देखा कि 3 मिनिमम लेवल है कि 3 करोड़ का तो सामान बिकता ही बिकता है, तो इतना तो मेरी कंपनी में होना ही चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो इसके अंदर क्या कहता है, डेंजर लेवल वो लेवल होता है, उस बिजनेस का जहां पे आपकी किसी भी तरीके से आपका जो आपका प्रोडक्शन है या फिर आपका जो मटेरियल है वो कम नहीं होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर आपने किसी को 100 करोड़ प्रोडक्ट देने का वादा किया, मैं बड़े बड़े बिजनेसेस की बात कर रही हूँ, सब करोड़ों करोड़ों में, जस्ट एग्जाम्पल, तो बड़े बिजनेस को आपने वादा किया है, मैं आपको 1000 करोड़ का या 100 करोड़ का आपको मैं प्रोडक्ट दूंगा, तो इस केस में और उसका सामान जो है वो आपने जो उसे प्रॉमिस किया है वो उसको आगे देना है, राइट। तो इस केस को हम डेंजर लेवल कहते हैं कि इस केस में आपका प्रोडक्ट कम नहीं होना चाहिए, वो 100 या 1000 करोड़ जितने उसे चाहिए वो उसे चाहिए ही है, क्योंकि अगर आप उसको सप्लाई नहीं करोगे तो वो आगे किसी और को सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये आपको इमीडिएटली अरेंज करना ही है, अदरवाइज आप नहीं कर पाए तो आपका पैसा आपका जाएगा, गुडविल भी जाएगी, अदरवाइज आपका जो नेम है वो भी खराब होगा, यानी गुडविल भी आपकी खराब होगी और आपका काम भी बंद हो सकता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो है आपको याद रखनी है। और डेंजर लेवल कैसे निकलता है, देखो, एवरेज कंजप्शन, अगर हमें डेंजर लेवल सेट करना है कि हाँ हमें पता है कि ये डेंजर लेवल में आ सकता है, तो उसको मैं पहले सेट कर लूँ स्टार्टिंग से ही, तो ये कैसे करेंगे, आप एवरेज कंजप्शन जो एवरेज कंज्यूम कर रहे हो उसमें से आप मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड इमरजेंसी परचेज के लिए उसको करके रखेंगे पहले से ही, ठीक है। अब देखिए एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है कि नॉर्मल जो स्टॉक लेवल है आपको जो रखना चाहिए, दिस इज वेरी स्टॉक की, आपको इतना एवरेज तो रखना ही चाहिए स्टॉक को। उसका फॉर्मूला है कि आपको कम से कम कितना रखना है, उसका आधा आप लोग रीऑर्डर करके रख लोगे, ठीक है, बहुत सिंपल था। तो ये बहुत अच्छा था। दिस इज व्हाट डिटर्मिनेशन, सबसे पहले आप डिटर्मिनेशन करोगे स्टॉक लेवल का, फिर आपके नया दिया गया कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेफ, या तो अगर एक प्रोफेसर कहता है कि चलो ठीक है आप क्या करो कि आप स्टॉक लेवल का आप लोग कि कितना स्टॉक रखना उसका डिटर्मिनेशन कर लो, या फिर एक प्रोफेसर क्या कहता है कि आप डिटर्मिनेशन करो सेफ्टी स्टॉक का, कि आपका स्टॉक किस चीज पे सेफ रहेगा। यानी कि बहुत सिंपल है, यानी सेफ्टी स्टॉक यानी वही आपका डेंजर पीरियड वाला कि उसका नेगेटिव है, यानी कि वहां पे तो क्या करना चाहिए, डेंजर पीरियड नहीं, मतलब ऐसा अराइज नहीं होना चाहिए कि आपको कम पड़ जाए ऐसा कुछ भी। बट यहाँ पे कहते हैं कि आप सेफ्टी स्टॉक का डिटर्मिनेशन करो कि आपके पास सेफ्टी कितना स्टॉक है। यानी कि देखो यहाँ से कह रहा है सेफ्टी स्टॉक का बफर यानी कि बहुत ज्यादा जब चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब बफर टू स्टॉक समवन एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन यूजेज, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया डिमांड बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं कि आपके पास ना आपकी कंपनी में 1000 करोड़ टीवी है, ठीक है, और अचानक से ना टीवी की डिमांड बहुत बढ़ गई, क्यों, क्योंकि क्रिकेट आ रहा है टीवी पे, फोन वगैरह में क्रिकेट सब बंद हो गया, अब सिर्फ टीवी पे क्रिकेट आएगा और लॉकडाउन लग गया। फॉर एग्जाम्पल लेता, बहुत बड़े बड़े फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन लग गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ठीक है अब क्या करेंगे, अब क्रिकेट में टीवी पे आया करेगा, फोन वगैरह पे कहीं क्रिकेट नहीं चलेगा, सिर्फ टीवी पे चलेगा। अब आपकी टीवी की डिमांड बहुत हाई चल चुकी है, बहुत हाई है, लोगों को टीवी चाहिए, लोगों को खरीदना, बट आप ऐसा स्टॉक मेंटेन करके रखो कि आपका टीवी, आपका फॉर एग्जांपल 100 करोड़ आपके पास टीवी आपके कंपनी में, बट लोगों की डिमांड क्या होगी, 200 करोड़। तो उस केस में आपको क्या करना है, वो बताता है कि आपने सेफ्टी स्टॉक का डिटर्मिनेशन करके रखो कि आपको अगर कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में इंक्रीज यानी यूजेज में उसकी इंक्रीमेंट हो जाए तो आपको वहां पे फ्लक्चुएशन का मतलब फ्लक्चुएशन हो जाए पीरियड ऑफ टाइम पे, तो वहां पे आप लोगों को क्या ना फेस करना पड़े, शॉर्टेज फेस ना करना पड़े। इसमें यही बताता है कि डिटर्मिनेशन करके रखो, आप सेफ्टी स्टॉक का डिटर्मिनेशन करके रखो, यानी ज्यादा क्वांटिटी में चीजों को करके रखो, बस यही बताता है इसके अंदर, ठीक है।